इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर तो डिपेंड करती हैं लेकिन उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें ज़रूरी है कि ये पता हो कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए तो अब ऐसा जिस टेम्परेचर पे होता है वो जो टेम्परेचर है वो उस सॉल्यूशन का या उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब लेट सपोज आपके पास एक वेसल है और उसमें कोई भी लिक्विड या कोई वाटर मौजूद है। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हर जगह इस तरह से फैले होंगे। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इस्केप हो जाएं इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं, इस वेसल को सील कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो वेपर्स हैं ये यहाँ पर आके जमा होनी शुरू हो जाएंगी। एवापोरेशन से ये यहाँ पर वेपर्स आएंगे लेकिन यहाँ पर बैक कंडेंसेशन होगी जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स वापस अपने सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अब एक वक्त आएगा जहाँ पर एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और यहाँ पर ये जो वेपर्स हैं ये अपने लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर डेवलप करेंगे जिसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब अगर इस लिक्विड को आप हीट जो है वो प्रोवाइड करें तो हीट से क्या होगा, हीट से मॉलिक्यूल्स जो है उनको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी जब मिलती है तो क्या करते हैं, उछल कूद होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी गेन करके उछल कूद करेंगे। उछल कूद मीन्स वो ज़्यादातर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। अब जितने वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो उतनी वापस कंडेंसेशन का भी रेट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब एक वक्त आएगा जब ये जो वेपर प्रेशर है ये बाहर का जो एटमॉस्फेयर का यहाँ पर इन्वायरमेंट में जो प्रेशर है उसके बराबर हो जाएगा। इन्वायरमेंट में जो हमारे पास प्रेशर होता है वो अक्सर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो वो टेम्परेचर, ये जो हीट हम प्रोवाइड करें उससे जो टेम्परेचर आएगा तो उस टेम्परेचर पे जहाँ पर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस वक्त ये लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा और वो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। रॉल्स लॉ जो कि लॉ है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ये कहता है कि जब हम किसी भी लिक्विड्स का सॉल्यूशन बना देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम होने की क्या वजह है, लेट सपोज यही आपके पास पानी है और उसमें आप कुछ और जो है वो कंपोनेंट डाल देते हो, कोई भी दूसरा एथेनॉल डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, तो क्या होगा कि अब आपके पास सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के नहीं हैं लेकिन बीच बीच में एथेनॉल की भी वेपर्स आ गई। अब क्या हो गया कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते जितना वो पहले हो रहे थे। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में जो दूसरा आपने लिक्विड डाल दिया है वो उसके मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहे हैं, तो उस टकराने की वजह से उनकी एवोपरेट होने की टेंडेंसी कम हो रही है। तो क्या हो जाएगा कि इनका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो जब भी सॉल्यूशन बनेगा वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। अब वेपर प्रेशर जब कम हो जाएगा तो नतीजतन क्या होगा कि बॉयल करने के लिए हमें अब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, तो क्या है कि जो प्योर सॉल्यूशन था, जैसे प्योर वाटर था, वो कम टेम्परेचर भी बॉयल हो रहा था, लेकिन जब हमने उसका सॉल्यूशन बना दिया, उसमें कुछ और भी डाल दिया, तो अब वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा और इसी चीज़ को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मींस बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट
of a solution and its pure solvent is known as boiling point elevation। मतलब किसी भी कंपोनेंट का जो प्योर फॉर्म है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और उसको सोल्यूशन बनाने के बाद जो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, उस दोनों के फर्क को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास 1 kg ऑफ वाटर है। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सी, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। अब उसमें आपने 1 मोल जो है कोई भी दूसरा कंपोनेंट डाल दिया। ये 1 kg प्योर का वाटर था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ये था। अब उसमें आपने 1 मोल जो है लेट सपोज कोई भी सॉल्यूट डाल दिया, तो 1 मोल सॉल्यूट डालने के बाद आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया तो ये कितने पे बॉयल हुआ, लेट सपोज ये 100.52 पे बॉयल हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि 100.52 जो सोल्यूशन है, क्योंकि जब आप उसमें सोल्यूट डाल देंगे तो फिर हम उसको सोल्यूशन कहेंगे। सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे आप प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दें तो आपके पास 0.52 आ जाएगा। अब ये जो 0.52 है ये इस बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, मतलब इतना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया है। तो नाउ लेट्स प्रॉपर्ली डिफाइन दिस टर्म। For 1 mole of any solute, if dissolved in 1 kg of pure solvent, the elevation of boiling point is called molar boiling elevation constant or ebullioscopic constant. So ये इसके लिए जो टर्म है वो यूज होता है ebullioscopic constant and it is mostly asked in the MCQs in exams। इस कांस्टेंट का जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसका नाम क्या है, सो दैट इज ebullioscopic constant। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे कि अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो वेपर प्रेशर ले लेंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो टेम्परेचर ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होगा मींस उसमें कोई भी सॉल्यूट ना हो तो उसकी लाइन जो है वो हमारे पास इस तरह से आएगी। इसको हम लिख लेते हैं कि ये कर्व ए बी है। अब जिस पॉइंट पे या जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। लेट सपोज जो प्योर कंपाउंड है उसका वेपर प्रेशर ये P0 है और ये इस टेम्परेचर पे जो है वो बॉयल हो रहा है जिसको हमने T1 कह दिया। अब जब इसी सॉल्यूशन में इसी सॉल्वेंट का हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, इसमें कुछ सॉल्वेंट डाल देते हैं तो इसका कर्व इस तरह से आएगा और ये कर्व सी डी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये ए बी के नीचे होगा। नीचे इसलिए होगा क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। अब इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें, लाइन को यहाँ से मिला दें जहाँ पर ये इसका प्रेशर बराबर हो जाता है, ये वाला पॉइंट, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जी से। और इसका ये जो टेम्परेचर है दिस इज T2 और दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दैट इज डेल टी विच इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की इन दोनों टेम्परेचर में कितना चेंज आया। अब ग्राफ से आप वाज़ेह तरीके से देख सकते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर लोअर है, कम टेम्परेचर पे वो बॉयल हो जाएगा। जब उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो तब उसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है। दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रिटन एज डेल्टा टी बी। बी जो है चूंकि ये बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो टी छोटा सा बी लिख लिया है इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 जो है वो हायर टेम्परेचर होगा दैट इज ऑफ द सॉल्यूशन और T1 जो है वो लोअर टेम्परेचर है जो कि प्योर सॉल्वेंट का होगा। लेकिन अब
डेल टी बी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी को हमने डिटेल से एक और वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख लें। तो डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है जब हम इसको हटा देंगे तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट इंसर्ट करेंगे, दैट इज के बी इंटू एम। अब ये जो कांस्टेंट है दिस इज द कांस्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं कि दैट इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब अगर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन हो, इफ m इज इक्वल टू 1 मोल, तो क्या होगा, डेल टी बी विल बी इक्वल टू के बी। उस सिचुएशन में विथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर होगा। Molarity is given by the formula number of moles of solute divided by the mass of solvent in kg. It's given in kg. अब नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास चूंकि इट इज द वेट, ग्राम्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम W से रिप्रेजेंट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, W2 इसलिए क्योंकि हम सोल्यूट का मास जो है वो ले रहे हैं। W2 डिवाइडेड बाय M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1 डिवाइडेड बाय W1 मास ऑफ द सॉल्वेंट। उसको हमने W1 से रिप्रेजेंट किया, लेकिन चूंकि हमने इसको ग्राम्स में लेना है तो हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। और फिर यहाँ पर भी डिवीजन है, यहाँ पर भी डिवीजन है, तो हम इसको इस तरह से नहीं रखेंगे बल्कि 1000 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास मोलैलिटी की इक्वेशन यूँ आ जाएगी, W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू 1000, जो 1000 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पर नीचे W1। तो मोलैलिटी की ये जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर m की जगह पुट कर सकते हैं। जब हम ये पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनका सबसे बड़ा यूज़ ये है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं जो सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए। अगर हमें सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मालूम ना हो तो उसको हम मालूम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम सोल्यूशन बना देंगे, पहले प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेंगे, फिर जब उसमें सोल्यूट डालेंगे तब उसका बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे कि क्या है, और ये सारी वैल्यूज़ फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से हम मोलर मास जो मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का वो मालूम कर लेंगे। उसके लिए हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। ये चीज़ चूँकि हमें कैलकुलेट करनी है तो इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और डेल्टा टी बी को इस साइड पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, M2 इज इक्वल टू के बी, और ये डेल टी बी इस साइड पे आ गया, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, डेल टी बी इंटू W2, M2 जो है वो दूसरी साइड पे चला गया है तो ये जगह खाली होगी, और यहाँ पर इंटू 100
सॉरी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1। तो इस इक्वेशन से हम मोलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। The boiling point of 50 grams of carbon tetrachloride was raised by 0.402 Kelvin when 0.5126 grams of naphthalene, molecular mass 128 grams per mole, was dissolved in it. Calculate the abelioscopic constant of carbon tetrachloride. आपको abelioscopic constant calculate करने के लिए कहा गया है, तो क्या करेंगे आप? This is the equation फॉर एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। हमने यहाँ से के बी जो है वो कैलकुलेट करना है, तो बाकी सारे टर्म्स को हम रीअरेंज कर लेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा डेल पी इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय 1000 W2 इज इक्वल टू के बी। क्वेश्चन से बाकी सारा डेटा जो है वो हमने उठा लेना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब 50 ग्राम जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट है, इसके 50 ग्राम्स हैं, ये इसका वेट दिया गया है। सो दिस इज W1 वॉज रेज्ड बाय 0.402 के। इतना जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मीन्स ये डेल टी बी है। when 0.5126 ग्राम्स ऑफ नेफ्थलीन, इतना जो है वो नेफ्थलीन डाला गया है। नेफ्थलीन जो है वो सॉल्यूट है और ये इसका वेट दिया गया है। सो दिस इज W2। फिर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया है 128 है, तो ये आपका M2 हो गया। और इसको डिसॉल्व करने पर तो के बी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। इक्वेशन हमने अरेंज कर ली। क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर लेंगे। डेल टी बी जो है दैट इज 0.402, मॉलिक्यूलर मास M2 जो है वो 128 है, W1 इज 50 और W2 जो है वो 0.5126 है। ये सारी वैल्यू को पुट करने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर जो है वो हमारे पास आएगा 5.02। अब इसकी यूनिट्स जो है वो देख लेते हैं। ये जो 0.402 है ये टेम्परेचर है, ये केल्विन में दिया गया है, ठीक है। 128 जो है ये ग्राम्स पर मोल में दिया गया है, 50 जो है वो ग्राम्स हैं और 0.5126 भी ग्राम्स हैं। तो यहाँ पर 2 ग्राम्स हैं, ग्राम्स ग्राम्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास सिर्फ क्या रह गया, केल्विन ग्राम पर मोल। सो द यूनिट्स आर Kelvin, grams per mole. These are the units of abelioscopic constant Kb. So this is the method to solve a numerical related to elevation of boiling point.